ये क्या किया माँ जी? 2 कप तक नहीं संभाले गए आपसे, कर दिया ना नुकसान। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। सावित्री देवी को आज फिर अपनी बहू कविता से डांट सुननी पड़ी। ये पहली बार नहीं था जब उनके साथ ऐसा हो रहा था। आए दिन उन्हें अपनी बहू के ताने सुनने पड़ते थे। पति के गुजरने के बाद सावित्री देवी ने बड़ी ही कठिनाई से अपने बेटे रवि का पालन पोषण किया था। खुद हमेशा गरीबी में रही थी, मगर रवि को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। स्कूल के बाद रवि को कॉलेज भेजना उनके बस के बाहर की बात थी, मगर फिर भी उन्होंने रवि का दाखिला कॉलेज में करवाया था। उसकी फीस भरने के चक्कर में दिन रात काम करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो चली थी। उस दिन जब रवि का कॉलेज खत्म हुआ तब की बात है। माँ, आज मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी भी मिल गई है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। झुक झुक जियो मेरे बेटे, भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां दे। एक बात और कहनी थी माँ। बोलो बेटे। कल से तुम्हारा काम करना बंद। कल से मेरी माँ घर में आराम करेगी। तेरा ये बेटा अब खुद कमा कर लाएगा और अपनी माँ को वो सारी खुशियां देगा जो वक्त ने तुमसे छीन ली थी माँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रवि जेब से एक पैकेट निकालकर अपनी माँ को देता है। सावित्री उसे खोलकर देखती है। उस पैकेट में उसके कंगन होते हैं जो 2 साल पहले रवि की एग्जाम फीस भरने के लिए उन्होंने गिरवी रखे थे। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये तू कैसे लाया बेटे? मैंने कुछ पैसे बचाए थे माँ, उसी से लाया हूं। बाकी के पैसे पहली सैलरी मिलते ही दे दूंगा। सावित्री देवी खुशी से रवि का माथा चूम लेती हैं। उस दिन से सावित्री का जीवन सुख से व्यतीत होने लगता है, लेकिन ये खुशी बस थोड़े दिनों की मेहमान थी। सावित्री देवी रवि की शादी करवाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपनी पसंद की एक लड़की भी देख रखी थी। एक दिन सुबह रवि नाश्ता कर रहा था तब, बेटा बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाह रही थी। बोलो माँ। बस यही कि अब घर में एक बहू आ जाए तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है। लड़की तो मैंने भी देख रखी है, बस तुम्हें पसंद आ जाए माँ। सच? दिखा तो जरा कैसी है लड़की। रवि अपने फोन में लड़की की तस्वीर दिखाता है। लड़की सावित्री को उतनी पसंद नहीं आती है, मगर बेटे की खुशी के लिए वो हाँ कर देती है। वो लड़की कविता ही थी। वो रवि के ऑफिस में ही काम करती थी। फिर रवि की शादी हो जाती है और कविता बहू बनकर उनके घर आ जाती है। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे कविता अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। पहले ऑफिस से आओ, फिर 3 जनों का खाना बनाओ। यही सब करना था तो एक नौकरानी ले आते, मेरी क्या जरूरत थी। ऊपर से तुम्हारी माँ का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। तुम्हें पता भी है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तुम्हारी गवार माँ की वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने। खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रहो अपनी माँ के पल्लू से बंद कर, मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। तभी वहां सावित्री देवी भी आ जाती हैं। कविता की आखिरी बात भी उनके कानों में पड़ जाती है। अरे बहू, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अगर काम ज्यादा है तो मुझसे कहा कर, मैं तो वैसे भी दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। माँ मगर। सावित्री ने रवि को चुप करा दिया। उस दिन से कविता घर का सारा काम सावित्री देवी से करवाने लगी। मदद का तो बहाना था। कविता झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े भी सावित्री से धुलवाती थी। घर की शांति भंग ना हो इसलिए सावित्री भी सारा काम चुपचाप कर दिया करती थी, लेकिन बूढ़ी और कमजोर होने के कारण उससे अक्सर गलती हो जाया करती थी और कविता को बखेड़ा खड़ा करने का मौका मिल जाता और वो पहले सावित्री को जी भर कोसती, फिर रवि से जाकर उसकी चुगली भी करती थी। आज भी सावित्री के हाथों कब टूट जाने की वजह से कविता उसे ताने दे रही थी। रवि बेटा,
बड़े दिनों की इच्छा है कि बद्रीनाथ के दर्शन कराऊं। जाने कौन जाने कितनी जिंदगी बची है। मेरी यात्रा का इंतजाम कर दे बेटा। रवि अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां कविता आ जाती है। कोई जरूरत नहीं इस फिजूल खर्ची की, अभी वैसे भी तंगी चल रही है। कुछ दिनों बाद जब पैसे आ जाएंगे तब देखा जाएगा। रवि भी कुछ न बोल पाया। सावित्री देवी वहां से उदास होकर चली गई। उसी रात, देखो तुम्हारी माँ की ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज बद्रीनाथ की यात्रा के लिए बोल रही थी, कल कहेंगी कि चारों धाम की यात्रा करनी है। मेरी मानो तो इन्हें शहर के वृद्धाश्रम में भेज दो। वहां ये अपने जैसे लोगों के बीच रहेंगी और वृद्धाश्रम वाले भी साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए ले ही जाते हैं। रवि भी रोज रोज के इन घर के कलहों से उकता सा गया था। उसे भी कविता की बात अच्छी लगी। इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों सावित्री देवी को वृद्धाश्रम छोड़ने पहुंचे। अभी वो गाड़ी से उतरे ही थे कि आश्रम का गार्ड सावित्री को देखकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे सावित्री जी, आप जरूर किसी से मिलने आई होंगी। मुझे पहचाना? मैं रघुवीर। इससे पहले अनाथालय में था गार्ड है। सावित्री देवी पहले ही दुखी थी। वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न दे पाई। बस गार्ड की नमस्ते का जवाब देकर आगे बढ़ गई। माँ का आश्रम में दाखिला कराने के बाद जब रवि बाहर निकल रहा था तब उसे फिर वही गार्ड मिला। क्या आप सावित्री देवी को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। आज से 30 साल पहले मेरी नई नई नौकरी लगी थी शहर के अनाथ आश्रम में। सावित्री देवी वहाँ अक्सर कुछ न कुछ पैसे देने आया करती थी। एक बार उस आश्रम में किसी ने ऐसे बच्चे को छोड़ा जिसे बड़ी ही भयानक बीमारी थी। सबने सोचा कि अब वो नहीं बचेगा। तब सावित्री देवी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस बच्चे का इलाज करवाया था और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। फिर उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया था क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और बेचारी के पति का भी देहांत हो गया था। रवि और कविता दोनों उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। रवि को लगा जैसे आज जो उसने पाप किया है, अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार देने वाली स्त्री के साथ, उसकी वजह से वो खुद की नजरों में ही गिर गया है। वो अब किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। वो वापस आश्रम में जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ को लेने। मगर बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और खबरदार, जो मेरी माँ को जरा सी भी तकलीफ दी ना तुमने। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं माँ को जरा भी तकलीफ नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों सावित्री देवी को लेकर वापस घर आ जाते हैं और सावित्री के जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। कासगंज का बस स्टैंड, जहां पर रोजाना बसों और सवारियों की भीड़ रहती थी, पर लॉकडाउन की वजह से बसों का आना जाना बंद हो गया। इसलिए लोगों की भीड़ भी खत्म हो गई। बस स्टैंड पर छोटे छोटे खोखे, दुकान वाले और भीख मांगने वालों ने बस स्टैंड को ही रुकने की जगह बना ली थी। सब बहुत परेशान थे। ऐसी ही परेशानी एक औरत को हो रही थी जो फटे हाल कपड़ों में 2 दिन से भूखी थी। उसका छोटा बच्चा लगातार भूख से रो रहा था। वो एक किनारे पर बैठी आते जाते लोगों से खाने के लिए पैसों की भीख मांग रही थी। कोई कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई तो दया करो। तभी एक महिला उसकी झोली में 2 रुपए डाल जाती है। औरत सोचती है, ये कैसे लोग हैं आजकल के जो किसी की मदद करने से पीछे हटते हैं। 2 रुपए में आजकल क्या आता है। भीख मांगने वाली इस औरत का नाम मधु है। मधु एक बहुत ही बड़े खानदान की बेटी है। माता पिता के चले जाने के बाद भैया भाभी ने मधु को कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जमीन जायदाद, खुला पैसा, नौकर चाकर, शानो शौकत, सारी सुख सुविधाएं मधु के लिए मौजूद रहती थी। मधु जिस चीज पर हाथ रख दे उसके भैया उसे दिलाकर ही मानते थे। रजत नाम का एक लड़का मधु को चाहता था, इसलिए मधु के आगे पीछे घूमकर
बड़ी बड़ी बातें करके वो मधु को प्यार के जाल में फंसाने लगा। मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। एक बार हाँ कह दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मधु जब रजत के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही होती है, लाल बत्ती पर रजत अपनी मोटरसाइकिल रोकता है। तभी बराबर में मधु के भाई सौरभ की गाड़ी आकर रुकती है। सौरभ मधु को रजत के साथ देख लेता है। शाम को मधु जब घर आती है। मधु, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज तो 4 बजे ही खत्म हो जाता है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। इतनी देर कहाँ थी? वो भैया, मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलना सीख गई हो। अरे, आप भी शुरू हो गए। चली गई होगी सहेली के घर। मधु, चलो खाना खा लो। उस वक्त सौरभ चुप हो जाता है। अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाता है। वो देखता है, अरे, ये तो वही लड़का है जो कल मधु के साथ था। ये किससे लड़ाई कर रहा है? अरे दे दूंगा ना यार, भाग नहीं रहा हूँ यार। तेरी मोटरसाइकिल और तेरे पैसे दे दूंगा यार मैं। हाँ यार। अरे यार, एक बहुत मोटी आसामी हाथ लगी है। बस कुछ दिनों में माला माल हो जाऊंगा। ऐसा क्या हाथ मार लिया तूने, हैं? अरे एक अमीर घर की लड़की को फंसाया है। बस एक बार बात बन जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। ये क्या? मेरी बहन मधु की जिंदगी इस लड़के से शादी करके बर्बाद हो जाएगी। मुझे मधु को समझाना होगा। सौरभ मधु को समझाता है, पर वो सौरभ की एक बात नहीं मानती। मधु, वो लड़का रजत तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैं रजत को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मधु जानती थी कि सौरभ इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। वो उस लड़के रजत के झांसे में आ जाती है और एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप अपने गहने कपड़े पैसे लेकर रजत के साथ भाग जाती है और दूसरे शहर पहुंचकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मधु को रजत की सच्चाई पता चलती है कि उसने पैसों के लिए मधु को फंसाया था। मधु के पास 2 बच्चे छोड़कर और मधु की जिंदगी खराब कर रजत उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? भगवान, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? मधु दोनों बच्चों की भूख मिटाने के लिए दर दर भीख मांगने लगती है और भीख मांगते हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। एक कोने में रोजाना गोदी में बच्चे को लेकर वो भीख मांगती है। बच्चे के रोने की आवाज से उसकी याद वापस टूट जाती है। कोई तो पैसे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। रो मत मुन्ना, अभी घर चलेंगे। एक व्यक्ति मधु को बस स्टैंड पर भीख मांगते देख लेता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मधु बिटिया है, अपने सौरभ की बहन। पर ये इस हालत में? हे भगवान, मुझे सौरभ को ये बात बतानी होगी। वो व्यक्ति सौरभ को फोन पर सारी बात बताता है। ये सुनकर सौरभ के होश उड़ जाते हैं। वो उसी समय बस पकड़कर वहाँ पहुँचता है। वो मधु के हाथ में 100 रुपए देकर आगे जाकर छुपकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। मधु मेरी बहन, ये किस हाल में है? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे 100 रुपए, आज तो तुम्हारे लिए दूध और मोनू के लिए खूब सारा खाना खरीदूंगी। मधु 100 रुपए देखकर खुश हो जाती है। जब वो खाना लेकर घर जाने लगती है, सौरभ भी मधु के पीछे पीछे जाने लगता है। मधु घास फूस से बने एक कच्चे घर के अंदर जाती है। अरे माँ, खाना लाई हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोनू खाना खाने बैठ जाता है। मधु ये देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम्हें भी मेरे साथ ये गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। ना मैं उस वक्त रजत की बातों में आती, ना मेरे ऐसे दिन होते। भैया, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे प्यारे भैया, मरने से पहले एक बार आपकी कलाई में राखी बांध देती। मधु एक रुमाल में बंधी कुछ राखियां निकालकर हाथ में लेती है। भैया, ये राखियां मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई हैं। काश मैं आपको बांध सकती। तो किसने मना किया बहन? बांध मेरी कलाई पर राखी। देख, तेरा भैया आया है। भैया, भैया आप आ गए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मधु भाई को राखी बांधते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। मधु रोते हुए बेहोश हो जाती है। सौरभ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सौरभ से कहता है, मिस्टर सौरभ, इनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ दिन हमें अपनी निगरानी में रखना होगा।
सौरभ सुनैना को फोन करके रोते हुए सारी बात बताता है। सुनैना भी रोने लगती है। कुछ दिनों तक मधु हॉस्पिटल में ही रहती है। सौरभ दोनों बच्चों की देखभाल करता है। एक दिन सुनैना के पास रजत का फोन आता है। सुनैना भाभी, मैं रजत बोल रहा हूँ। मधु आपके घर पर ही है ना? सुनैना रजत को सारी बात बताती है। रजत ये सब सुनकर हॉस्पिटल जाता है। सौरभ उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। रजत, तुम यहाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूं, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। मधु मधु, मुझे एक बार तुम्हें सारी सच्चाई बतानी है। भैया, इन्हें बोलने तो क्या बोलना चाहते हैं। मधु, तुम्हें छोड़कर जब मैं रुपए और जेवर लेकर अपने दोस्त रवि के पास पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे गुंडों से बुरी तरह पिटवाकर सारे जेवर और पैसे लेकर मुझे सड़क पर फेंक दिया और भाग गया। मुझे सिर में बहुत चोटें आई। कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं कई दिनों तक बेहोश रहा। फिर जब वापस घर गया तो देखा तुम वहां नहीं थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तुम्हें बहुत ढूंढा। आज सुनैना भाभी को फोन किया तो ये सब पता चला। मुझे माफ कर दो मधु, मेरी गलती बहुत बड़ी है। फिर भी मैं चाहता हूँ मुझे एक मौका दे दो सुधरने का। मधु रजत की बातें सुनकर रोने लगती है। बहन की खुशी की खातिर सौरभ भी रजत को माफ कर देता है। मधु को छुट्टी मिल जाती है। वो सौरभ, रजत और बच्चों के साथ सौरभ के घर आ जाती है। सुनैना भी मधु की हालत में सुधार देख खुश हो जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रजत भी अब काम पर जाने लगा था। मधु और बच्चों को खुश देखकर सौरभ के दिल को तसल्ली मिल जाती है। आखिर एक गरीब मजबूर बहन की भूख अब भूख नहीं रह गई थी। एक भाई के प्यार से बहन का पेट भर चुका था। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान में अगर शिद्दत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है। मालती और उसकी बेटी प्रीति की ये कहानी भी यही बताती है। मालती की शादी राजेश के साथ हुई थी। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन मालती राजेश से कहती है, सुनिए जी, कल अपनी प्रीति 1 साल की हो जाएगी। उसका पहला जन्मदिन है कल। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था। शाम को चलेंगे बाजार, कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, खेत जाने के लिए देर हो रही है। जी ठीक है। राजेश खेत के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था। अपनी बेटी प्रीति का जन्मदिन वो अच्छे से मनाना चाहता था, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन खेत में काम करते वक्त एक जहरीले सांप ने राजेश को काट लिया। जहर की वजह से राजेश ने अपने खेत में ही दम तोड़ दिया। मालती के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। 1 साल की छोटी सी प्रीति की पूरी जिम्मेदारी अब मालती पर आ गई थी। मालती को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे अपनी बच्ची को पालूंगी? भगवान कैसे? मालती भगवान से सवाल तो पूछ रही थी, मगर वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में वो प्रीति को लेकर शहर आ गई। शाम होने को थी, तभी उसने एक लंबी सी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। फिर अचानक वो गाड़ी एक बंगले की तरफ मुड़ गई। बंगले का गेट गाड़ी के लिए खोल दिया गया। मालती ने झांक कर देखा तो बंगला काफी बड़ा था। मालती को एक उम्मीद मिली। काम और आसरे की उम्मीद लिए मालती गाड़ी के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल दी। उसने देखा कि गाड़ी से पहले एक पुलिस का जवान उतरा। फिर उसने कार के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से एक रौबदार महिला उतरी। तभी पुलिस के जवान की नजर मालती पर पड़ गई। उसने गुस्से से पूछा, ए, कौन है तू? कहाँ गुस्से चली आ रही है? जवान की डांट सुनकर मालती घबरा गई और वो वापस जाने लगी। तभी उस महिला ने मालती को आवाज लगाई और कहा, सुनो, रुको, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मालती है। मैं तो बस कुछ काम ढूंढ रही थी। आपके बंगले में नौकरी मिल सकती है जी? हाँ, क्यों नहीं। मैं कल ही इस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। आओ, मेरे साथ आओ। वैसे मेरा नाम सुहासिनी है। सुहासिनी ने पुलिस के जवान से सर्वेंट क्वार्टर का ताला खोलने के लिए कहा और फिर मालती से कहा, ठीक है मालती, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन रुको, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है तुम्हारी गोद में? क्या नाम है इसका? जी, ये मेरी बेटी है, प्रीति। ओले मेरी गुड़िया, आप तो बड़े प्याले हो। सुहासिनी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मालती की आंखें भर आई। उसने सुहासिनी से कहा, मेम साहब, भगवान करे आप और बड़ी अफसर हो जाओ। मालती की बात सुनकर सुहासिनी मुस्कुराई
पास ही खड़ा जवान जोर से हंसने लगा और मालती से बोला, बड़ी अफसर मतलब? मैडम इस जिले की कलेक्टर हैं, IAS सुहासिनी पांडे। उनसे बड़ा कोई नहीं यहाँ। जवान की बात सुनकर मालती दंग रह गई। कलेक्टर होने के बावजूद इतनी सादगी, घमंड का नामो निशान नहीं था सुहासिनी में। अब तो मालती के दिल में सुहासिनी के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मालती सुहासिनी के बंगले का पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही वो अपनी बेटी प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। सुहासिनी भी मालती के काम से बहुत खुश थी। एक दिन जब सुहासिनी प्रीति के साथ खेल रही थी, तब मालती ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, मेम साहब एक बात पूछूं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैंने जिससे शादी करनी चाहिए वो किसी और का हो गया, तो बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन खुश हूँ। आंखों में नमी लिए सुहासिनी हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। मालती ने तय किया कि वो दोबारा कभी इस बारे में सुहासिनी से बात नहीं करेगी और उसका दिल नहीं दुखाएगी। एक दिन सुहासिनी जब ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और पेंसिल कॉपी थी। सुहासिनी ने आवाज लगाई, अरे प्रीति, कहाँ है मेरी गुड़िया? देखो तो आंटी आपके लिए क्या लाई हैं। सुहासिनी प्रीति से बहुत प्यार करने लगी थी। प्रीति भी सुहासिनी की आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागी चली आई। प्रीति नए खिलौनों और पेंसिल कॉपी को देखकर बहुत खुश हुई। सुहासिनी ने देखा कि प्रीति ने सारे खिलौने एक तरफ रख दिए और पेंसिल पकड़कर कॉपी में आड़ी तिरछी लाइन बनाने लगी। उसे ऐसा करता देख सुहासिनी को बहुत अच्छा लगा और मालती से बोली, लो मालती, देख लो, तुम्हारी राजकुमारी ने खिलौने छोड़कर पेंसिल पकड़ ली है। मालती, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं वादा करती हूँ कि प्रीति जहाँ चाहेगी और जब तक चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी इसे। इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये कहकर सुहासिनी वहां से चली गई और मालती उसे कुछ कह ही नहीं पाई। उसके लिए तो सुहासिनी भगवान का रूप लेकर आई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्रीति बड़ी होने लगी। सुहासिनी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती। देखते ही देखते प्रीति ने पहले 12वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सुहासिनी की गाइडेंस में प्रीति ने यूपीएससी की परीक्षा बहुत अच्छी रैंक के साथ पास कर ली थी। रिजल्ट आने के बाद प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। आंटी, आंटी, माँ, कहाँ हो आप दोनों जल्दी आओ। तभी दरवाजे के पीछे से मालती और सुहासिनी दोनों अपने हाथों में मिठाई लिए प्रीति के पास आए। तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया ना, तो क्या ये बात मुझे नहीं पता चलेगी? मेरी गुड़िया रानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मालती की आंखों में आंसू थे। उसे मिठाई खिलाई और फिर सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ी। मेम साहब, मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? आप भगवान हो हमारे लिए। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी के लिए। तुम मेरी अपनी हो मालती, और गुड़िया तो है ही मेरी बेटी। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सुहासिनी मालती और प्रीति को कार में बैठाकर निकल पड़ती है। रास्ते में प्रीति सुहासिनी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हूँ। अच्छा, सच्ची? आज तक तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुहासिनी मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच जाती है। वो तीनों कार से उतरते हैं। मालती और प्रीति बंगला देखकर हैरान रह जाते हैं। उस बंगले में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें देखते ही सुहासिनी का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से बोली, माँ कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इस बार बड़े दिन लगा दिए आने में। हाँ माँ, एक जरूरी काम में लगी थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से जाने लगे। सुहासिनी ने बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर तीनों उस बंगले से बाहर आ गए। कार में प्रीति ने सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी कितनी अच्छी है आंटी, और आपने कभी बताया नहीं कि आपका असली घर इतना बड़ा है। सुहासिनी ने प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कार बंगले से बाहर निकली तो प्रीति ने गौर किया कि बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था तृप्ति सिंह और नीचे लिखा था रिटायर्ड IAS। प्रीति ने नेम प्लेट पढ़ते ही सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी भी IAS ऑफिसर थी आंटी, आपने बताया क्यों नहीं आज तक? वाह, बेटी भी IAS और मम्मी भी IAS।
क्या बात है? सुहासिनी खामोश थी और मालती हैरान। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहासिनी ने कार को एक गांव के पास रुकवाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति, वो है मेरा असली घर। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे लेकर शहर आ गई। तृप्ति मैडम ने हमें खाना दिया, सहारा दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तभी से मैं उन्हें माँ कहकर पुकारती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था, सुहासिनी बेटा, तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हें यहीं नहीं रुकना है। अब भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं और एक कलेक्टर होने के नाते अब से तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी वो सीख मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा ये कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे ना रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सीख याद रखोगी बेटा। जी आंटी। नहीं माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी माँ। मालती और प्रीति की आंखों में आंसू थे और मन में सुहासिनी के लिए बहुत इज्जत। तो वहीं सुहासिनी के चेहरे पर सुकून था, मानो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी उसने। Thanks for watching.